A group of soldiers under the Nazi regime, few judges on the other side, and a shrink. Who will prevail justice? आज इस मूवी पे हम बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है न्यूरमबर्ग। ये बेसिकली एक न्यूरमबर्ग कोर्ट ट्रायल्स के ऊपर है, कोर्ट ड्रामा इसको कह सकते हैं आप। और ये नाजी रिजीम, जो कि मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये जर्मन सोल्जर्स के ऊपर है, जो कि एक रिजीम थी उस टाइम की। उसके अराउंड जब आप स्टोरी देखेंगे तो आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा। तो ये कुछ सोल्जर्स हैं जिनका नाम नाजी सोल्जर्स कहलाते हैं वो, और कुछ जजेस होते हैं एक तरफ, जो कि डिफरेंट कंट्रीज से होते हैं। और ये वर्ल्ड वॉर 2 की स्टोरी के बाद की स्टोरी है। तो बेसिकली इसमें आपको टोटल कोर्ट ड्रामा देखने को मिलेगा और कुछ इसी तरह से सीन्स देखने को मिलेंगे। आगे चलें तो इसमें साथ ही साथ एक कैरेक्टर और भी है, जो कि साइकियाट्रिस्ट, जिसको कि श्रिंक भी कहा जाता है इंग्लिश वर्ड डिक्शनरी में। तो एक साइकियाट्रिस्ट होता है जो कि उनको एनालाइज कर रहा होता है। तो जैसे कि वो साइकियाट्रिस्ट एनालाइज कर रहा होता है, सिंस आई वाज वाचिंग द मूवी, तो मैंने भी कुछ एनालिसिस और इनसाइट्स में कुछ माइंडसेट्स देखे फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें एक नार्सिसिस्टिक माइंडसेट मुझे बड़ा कॉमन नज़र आ रहा था। अच्छा, मुझे दोनों साइड्स पे नज़र आ रहा था। हो सकता है कि आप भी इसको ऐसे देख पाए, लेकिन सिंस आई एम एनालाइजिंग इट ऑन माई ओन साइड, तो उसमें मुझे दोनों साइड्स पे नज़र आया था। अच्छा, जैसे कि अब ये नार्सिसिस्ट है क्या, नार्सिसिज्म होता क्या है? अ पर्सन हु हैज़ एन एक्सेसिव इंटरेस्ट इन और एडमायरेशन ऑफ देमसेल्व्स। बेसिकली कोई एक इंसान ऐसा जो कि बहुत ओवरली एम्बिशियस हो जाए अपने आइडिया से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, और वो गलत और सही की जो लाइन है उसको पामाल कर दे, या उसमें सही तरह डायसेक्शन ना कर रहा हो, उसको सही तरह एनालाइज ना कर रहा हो, उसको सही तरह देख ना रहा हो, और उसको लग रहा हो जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। तो ये एक ईजी एक्सप्लेनेशन के तौर पे डेफिनेशन है इसकी। अच्छा, इसमें एक और बड़ी जो मुझे इंसाइट और एनालिसिस, मैंने जब इस मूवी को देख रहा था तो मैंने ऑन माय साइड किया, उसमें विनिंग एंड लूजिंग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कॉमन है। कि कुछ सीन्स में आपको ये लगेगा कि कहीं सोल्जर्स आर टेकिंग द विनिंग पोर्शन, एंड कहीं आपको लगेगा कि जजेस आर द विनिंग ऑन द विनिंग साइड। तो इस तरह से है। और काफ़ी सीन्स में ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये भी ऐसे ही उस चीज़ को पोर्ट्रे करते हैं थ्रू देयर परफॉर्मेंसेस। अच्छा, तो सिंस जैसे मैंने इस पे सब चीज़ों बात की, अब ये जो लास्ट पोर्शन है ये थोड़ा सा लंबा होगा, एंड दिस इज़ ऑन द रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये अब टोटली माय शेयर थॉट, माय आइडिया, एंड वट एवर आई हैव थॉट ऑन दैट डीपली, ये उसके ऊपर सारी चीज़ होने वाली है। तो जैसे कि नार्सिसिज्म और नार्सिसिस्ट के ऊपर अभी मैंने डेफिनेशन दी, तो कुछ कोट्स थी मेरे पास फिलोसफर्स की। तो एक फ़िलासफ़र हैं ट्रेसी मलोन, ये एक फ़ीमेल फ़िलासफ़र हैं। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात शेयर की है, व्हिच इज़ अ नार्सिसिस्ट कैन बी योर हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, नेबर, बॉस, चर्च मेंबर। अब सिंस वो एक क्रिश्चियन बैकग्राउंड से होंगी मोस्ट प्रोबेबली, तो उन्होंने इस तरह से भी लिखा है, और एनी वन यू कैन कम इन कॉन्टैक्ट विद। देर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज of who they can be. The important thing is to remember is the actions, behavior are all very similar. तो हमें लगता है कि अगेन ऑन अ रिफ्लेक्टिव पर्सपेक्टिव कि नार्सिसिस्ट या ये बिहेवियर या ये माइंडसेट सिर्फ एलीट्स में पाया जाता है या सोल्जर्स में पाया जाता है जो कि एलीट ब्रांच से भी ताल्लुक़ रखते हैं। नहीं, ये कोई भी आम इंसान भी हो सकता है, क्योंकि हम सारे ही कोई ना कोई काम अंजाम देते हैं हमारे अपने अंदर भी, ऑन आवर थॉट एंड आइडियाज़ साइड। हमारे अपने काफ़ी मैंने देखा है कि जो आइडियाज़ होते हैं उसमें काफ़ी ओवरली एम्बिशियस हो जाते हैं, ओवरली डेडिकेटेड हो जाते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। और साथ ही साथ क्योंकि आजकल काफ़ी हद तक कैपिटलिज्म का दौर है, तो हर पूरे ओवरऑल वर्ल्ड ऑर्डर की अगर लार्जर स्केल पे बात करूँ, तो सब जॉब करते हैं, तो उसमें भी आपकी पोजीशंस होती हैं, उसमें भी कभी काफ़ी दफ़ा मी बीइंग एज़ अ टीचर,
आई कैन ऑल्सो बी समटाइम्स नार्सिसिस्टिक, और मैं गलती भी कर सकता हूँ। तो ये अगेन ये किसी एक सर्कमस्टेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू पे एक दिन पे भी डिपेंड कर सकता है, किसी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पे भी डिपेंड कर सकता है। दिस इज अगेन अकॉर्डिंग टू दैट व्यू पॉइंट। ठीक हो गया जी। अगर हम इसमें एक और बड़ी, क्योंकि अभी मैंने ये कहा है कि कोई भी हो सकता है, तो ये क्या है, ये अगर एक मतलब क्या कहा है, माइंडसेट है, और अगर ये एक ब्रेन पैटर्न बिहेवियर है, तो इसमें इसको एक डिजीज के तौर पे भी देखा जा सकता है। तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज, ये शैनन थॉमसन है, आई गेस ये भी फीमेल फिलोसफर है। तो मैं देख रहा था तो मुझे अच्छा लगा कि मैं शेयर करूं इसको। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज, और ये मेरा खुद का भी मानना है इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज आर क्रिएटेड एंड सस्टेन्ड, के पैदा की जाती हैं और उनको फिर बढ़ावा भी दिया जाता है। नो वन इज बॉर्न अ नार्सिसिस्ट, कोई पैदाइशी नार्सिसिस्ट नहीं होता। जाहिर सी बात है, बच्चा तो नार्सिसिस्ट नहीं होता ना, वो तो एक इनोसेंट बीइंग होता है। तो फिर वही वाली बात है कि किसी न किसी सर्कमस्टांसेस के थ्रू वो इस तरफ आ जाता है। इट इज़ अ हैबिचुअल चॉइस टू बी सेल्फिश। ये आपकी हैबिट्स के ऊपर होता है कि आप जो चीज़ दिन में करते जा रहे हैं और उसको एक तरीके से अपने माइंडसेट के लिहाज से देखते जा रहे हैं, उस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सो इट इज़ अ हैबिचुअल चॉइस टू बी सेल्फिश एंड टू लैक एम्पैथी फॉर अदर्स। और अगर आप बहुत ज़्यादा वही तशक्कुर और नरम गोशी का एक नहीं देखते दूसरों लोगों के साथ उनकी चीज़ों को, तो फिर इसमें भी मसला आ सकता है। नेवर फॉरगेट दैट इट इज़ अ चॉइस। ठीक है जी। तो ये हमारी एक अपनी चॉइस है, और मैं ये बिलीव करता हूँ, क्योंकि जब से मैं इसको साइकोलॉजिकली और फिलोसॉफिकली एनालाइज करता हूँ हर चीज़ को, एक पैटर्न को, किसी भी चीज़, किसी भी माइंडसेट को, तो मुझे ये नज़र आता है दैट आई एम चूजिंग टू बी समथिंग इन माई डेली लाइफ और इन माई वर्क प्लेस और एनीथिंग। ठीक हो गया जी। तो इसमें एक, अगर जैसे मैंने अभी स्मॉलर और लार्जर की बात कर रहा था, तो स्मॉलर स्केल और लार्जर स्केल में एक बड़ी चीज़ नज़र आ रही है। जैसे अभी रिसेंटली हम कुछ वॉर सिनेरियो से गुजरे हैं, और वॉर इज़ नॉट अ गुड थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेरा मानना है, ये जनरल ह्यूमैनिटी का भी ऐसा ही माइंडसेट है कि वॉर इज़ नॉट अ गुड थिंग। बट वन पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ देयर इज़ अ स्मॉलर स्केल एंड देयर इज़ अ लार्जर स्केल। एक नेशन के अंदर आर्मी इस तरह से लोग होते हैं जो कि एक कौम के लिए कोई वॉर लड़ रहे होते हैं, कोई जंग लड़ रहे होते हैं। तो ये एक चीज़ है कि लार्जर स्केल में एक मुल्क है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, जैसे आजकल डिपार्टमेंट्स हो गए हैं, तो वो लोग लड़ रहे हैं। एक हमारे अपने स्मॉलर स्केल में हमारे हाउस होल्ड सिस्टम, फैमिली सिस्टम के अंदर भी काफ़ी आइडियाज़ की जंग हो रही होती है। काफ़ी मैंने देखा है कि अपने थॉट्स पे बहुत लोग मतलब रिजिलियंट हो जाते हैं, एकदम से बिल्कुल ठीक मानना शुरू हो जाते हैं, तो वो भी नज़र आता है। तो ये लार्जर और स्मॉलर स्केल पे दोनों तरफ हो रहा होता है। अच्छा, अब अगर हम इसको एक और इसमें मैं रिफ्लेक्टिव पॉइंट और डेटा के साथ इसको कोट कर सकूं, बेसिकली एक चीज़ और भी है, पीटीएसडी, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और ये आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है अगेन, क्योंकि ये पहले तो लगता था कि सिर्फ सोल्जर्स को ही होता है। अब मैं जब जैसे आपके साथ डेटा शेयर करूँगा, तो ये सिविलियंस में भी हो रहा है। एंड हाउ दैट, आई विल स्टार्ट विद माई डेटा विच इज़, अगर हम बाहर के अमेरिकन कंट्री के हिसाब से देखा जाए, सिविलियंस में ये कम है, सोल्जर्स में ज़्यादा पाया जाता है, बिकॉज वो एम्बिशियस होते हैं, उन्होंने मिशन कैरी आउट करने होते हैं। तो उसमें वो ज़्यादातर 7 to 13% है रेशो, और जिसमें कि 7 to 6% मेन में होता है, और 13% इज़ बेसिकली वुमेन में वहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये औरतों में भी हो सकता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कि आपको इस अगेन ट्रॉमा किसी भी किस्म का हो सकता है। ट्रॉमा आपको किसी लॉस से हो जाए, किसी भी किस्म का है, आपको किसी फैमिली के डेथ से हो जाए, तो ट्रॉमा एग्जिस्ट करता है। फिर अगर, क्योंकि सोल्जर्स का तो काम ही ऐसा है कि मिशन से रिलेटेड, तो वो तो मतलब
लाइफ के लॉस को भी देखते हैं और भी चीज़ों को देखते हैं। अगर इसमें थोड़ा और ऐड करूं तो मैंने, क्योंकि अब सिंस आई एम अ पाकिस्तानी, तो मैंने इस डेटा को भी देखा विच इज़ वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी, क्योंकि ये अगेन अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू और अकॉर्डिंग टू जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा था। तो कहता है कि रीसेंट डेटा है 2024 और 2025 का, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से रिलेटेड। तो पाकिस्तान में बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस की जो रेशो है, अगर हम 100% के लिहाज से देखा जाए तो 32.3% ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो किस वजह से रहा है? डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से। अब डोमेस्टिक वायलेंस अगर कहा जाए तो हमारे हाउस होल्ड सिनेरियोज और लाइफस्टाइल, इससे कहा जा सकता है कि होता है। अब उसमें बहुत से केसेस हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें भी अगर मैं एक दो एग्जांपल्स दूँ, बहुत ज़्यादा किसी की ज़्यादा ही आइडियाज़ को पीछे फेंकना शुरू हो जाना। अगर कोई गलती कर भी रहा है या गलत सोच भी रहा है तो उसको कम से कम मौका दें वो खुद गलती करे, फेल हो, ताकि उसको ये अंदाज़ा हो कि वो गलत सोच रहा है। काफ़ी दफ़ा हम करते क्या हैं कि उसके आइडिया को पहले मैनिफेस्ट नहीं होने देते, और हम करते क्या है कि हम उसको कह देते हैं कि ये आइडिया है ही गलत। अब उसको तो पता ही नहीं, क्योंकि उसने प्रॉपरली इसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करके देखा ही नहीं है। तो इससे बड़ा नुकसान हो जाता है उस इंडिविजुअल का, जो कि इस माइंडसेट से अभी यंग है, बहुत यंग है, प्रोफेशनली या प्रैक्टिकली अभी लाइफ में आ रहा है। तो उसको बहुत फिर इस तरह होता है कि एक तो मैंने अभी कुछ सोचा था, मैंने इसको शेयर किया और इसको शेयरिंग के लेवल पे ही रिफ्यूट कर दिया गया। तो ये एक बहुत ही छोटी सी मिसाल है। अगेन इसमें डोमेस्टिक वायलेंस में आप किसी को बहुत ज़्यादा मार दें, फिज़िकल अब्यूज़ हो जाए, इसमें आपका ड्रग अब्यूज़ भी आ सकता है। अगेन को बहुत सी रीज़न्स हो जाती हैं। तो 32.3% ये हमारी डोमेस्टिक वायलेंस की रेशो है। और फिर टेररिज्म से रिलेटेड 21.5 रेशो है, और डिज़ास्टर्स आर 19%, जो कि नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, जैसे अर्थक्वेक या कोई बारिश और तूफ़ान हो गया, इसकी चीज़। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर इसको कंक्लूड करने के तौर पे मैं कहूँ तो मुझे, सिंस आई एम अ जॉब गोइंग पर्सन, तो आजकल बहुत ज़्यादा ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की रीज़न्स आ गई हैं। मैं अगर पर्सनली इसको कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा ना आइडियाज़ की कम्युनिकेशन नहीं हो रही। ये मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और एक चीज़ और भी है कि आपने जैसे कुछ काम है, अब उसमें सब लेयर्स होती है, तो उनको भी ना ओवरली मुश्किल बना देना, अगर आप हर छोटे काम को या उनके आइडियाज़ में वही वाली बात है रिफ्यूट करते जाएँ। एक बंदे ने कुछ सोचा है, कुछ मैनिफेस्ट किया है ऑन प्रेज़ेंटेशन के मामले में, टीचिंग पर्सपेक्टिव में टीचर कुछ कोई बता रहा है, अगर कोई गलत है तो वो कम्युनिकेशन के लेवल पे ठीक है, आप उसे कहें कि ये आपने थोड़ा गलत किया है, लेकिन एटलीस्ट चांस तो दें, क्योंकि वो बहुत मतलब ये आपको बाद में ऐसे फ़ील करवाता है आपके सबकॉन्शियस लेवल में या कॉन्शियस लेवल में भी इवन, कि मेरे तो आइडियाज़ हैं ही सारे गलत, मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं सोचता। और उससे एंगर बिल्टअप होता है और फिर वो ट्रॉमा इस तरह से मैनिफेस्ट कर सकता है। और जॉब्स में आजकल बहुत, क्योंकि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में हम रहते हैं और कॉर्पोरेट बिजनेस हर जगह ये हो चुका है, चाहे वो टीचिंग डिपार्टमेंट हो किसी में भी हो, उसमें एक टाइम का बड़ा फैक्टर आ चुका है कि टाइम की थोड़ी बहुत ही रिलैक्सेशन होनी चाहिए, बट नहीं होती। ठीक है, मैं ये नहीं कहता डिसिप्लिन इज़ नेसेसरी, बट कोशिश ये करनी चाहिए कि उसके वर्क एथिक को भी देखा जाए। जो इंसान कोई भी है, कोई भी काम कर रहा है, वो एक इंडिविजुअल है, उसको प्लीज़ इस चीज़ पे एड्रेस करें, इस चीज़ को नोट डाउन करें। क्योंकि आप हो सकता है कल को एक कॉर्पोरेट में एक अच्छा काम करने वाला, मी बीइंग अ पर्सनल टीचर, मैं उस इदारे का नाम नहीं लूँगा, बट वहाँ पे थोड़ी-सी इस तरह की चीज़ हो रही थी। नो डाउट वो इदारा बहुत अच्छा था, उसने मुझे काफ़ी चांसेस दिए, बट स्टिल वहाँ पे ये टाइम की ड्यूरेशन की वजह से, क्योंकि मैं बहुत पैशनेट होके बहुत डेडिकेटेडली काम कर रहा था, तो अगेन ये डेडिकेशन मैं इसको अब एक तरीके से इधर चैनल कर रहा हूँ। तो उधर टाइम का बड़ा मसला था एंड आई स्विच्ड ऑफ टू अनदर इंस्टीट्यूट। तो बस मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगेन दिस इज़ देयर
उनको ये ऐसे ना हो कि बाद में उनके ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाए। तो दैट इज़ वन थिंग। तो अगेन कोशिश करें लोगों के आइडियाज़ को प्रिवेल करवाएं, उनके शेयर थॉट को देखें, वो क्या सोच रहे हैं, या अगर गलत भी सोच रहे हैं तो उनको पहले उनको कहा जाए कि आप इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें। और अगर अप्लाई करने के बाद नतीजा गलत होता है, क्योंकि हर बच हर बच जो इंसान है वो एक टाइम पे एक बच्चा ही है, तो वो फिर बड़ा होगा और फिर जवानी को पहुँचेगा। तो उसमें अगर वो कोई आर्ट्स की तरफ जा रहा है एजुकेशन के लिहाज से, उसको जाने दें, उसको ट्राई करने दें, उसको फेल होने दें और फिर उसको अच्छे तरीके से गाइड करें ओपन माइंडसेट के साथ, ताकि वो ये मत फ़ील करे, क्योंकि जब वो खुद फेल होगा ना तो उसको ये नज़र आएगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। जब आप उसके मैनिफेस्ट होने से पहले ही उसको गलत करार दे देंगे, तो फिर वो आप पे बहुत गुस्सा होगा और फिर काफ़ी आपको इसका ड्रॉबैक देखने को मिलेगा। सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड।